एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आई नो कीवर्ड सीरीज जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। सो मैं यहाँ पे जो है एक अगले चैप्टर के लिए यहाँ पे आपकी कीवर्ड सीरीज लेकर आई हूँ। ये कीवर्ड्स अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो यार एग्जामिनर आपको मार्क्स जो है देकर ही रहेगा। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स जो है काट ले। तो आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला चैप्टर उठाएंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस के मेंटर, गाइडेंस कोच, चीयरलीडर, हमसफर, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और हम सब लोग मिलकर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के पुंगी बजाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैम क्या करेंगे। कि मैम अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ एशिया क्या होता है तो साउथ एशिया में आप क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे। तो सबसे पहले आप साउथ एशियन रीजन को एक्सप्लेन करोगे कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नेचुरल इंसुलैरिटी देखने को मिलती है। कैसे? हिमालयस नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशन साउथ में देखने को मिलता है, अरेबियन सी एक साइड पे और दूसरी साइड पर ईस्ट साइड पर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है ना। यहाँ पे जो है क्या है, कॉमन कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये अपने में ही क्या है, एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल स्पेस है। साउथ एशिया रीजन क्या है, एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल स्पेस जो है यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ एशिया क्या है, उसके जो है एक्सप्लेन करो रीजनल आइडेंटिटी, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख कर आओगे, ये कीवर्ड्स यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें कि अगर आपको और पॉइंट्स यहाँ पे पूछे तो आप यहाँ पे डाइवर्सिटी विद यूनिटी लिख सकते हो कि इस वाले रीजन में क्या है, डाइवर्सिटी है बट फिर भी यूनिटी है। जो आसपास के सारे देश है वो आप आपस में, ठीक है, लड़ाई वड़ाई तो करते ही रहते बट गुडविल भी है ना। यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान और म्यांमार भी कभी कभी इस रीजन का पार्ट खिलाए जाते हैं। चाइना यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टर है, यहाँ का मेंबर नहीं है। तो अगर ये 6 मार्कर में आता है तो आप ये पॉइंट्स इस वाले क्वेश्चन में ऐड ऑन कर सकते हो कि साउथ एशिया क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मैम अगर पाकिस्तान के बारे में हमसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसी है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्फेयर कैसा है, वो उधर के पॉलिटिकल फेज और रूलर्स कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि पाकिस्तान में क्या होते रहते हैं, मिलिट्री डोमिनेंस जो है फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली एक स्टोरी यहाँ पे आप अयूब खान और यहया खान से स्टार्ट करोगे। उसके बाद जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो फिर आप 1971 के वॉर के बारे में बताओगे, बांग्लादेश के क्रिएशन के बारे में बताओगे। फिर आप इसमें बताओगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है सिविलियन रूल जो है यहाँ पे चलाते हैं और उनका जो रूल है वो एंड किया जाता है जियाउल उल हक के द्वारा। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे 1982 ऑनवर्ड्स जो है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक सिविलियन सरकार जो कि इलेक्ट होकर बनी थी उसको जो है यहाँ पे चलाते हैं। 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा यहाँ पे कूप हुआ था। ठीक है, आर्मी यहाँ पे जो पावर को सीज कर लेती है और फिर दोबारा से आप देखोगे लास्ट जो पॉइंट है वो है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी वापस कब आती है, 2008 में, और तब से यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी, सिविलियन लीडरशिप ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। वहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई हैज पाकिस्तान स्ट्रगल्ड विद डेमोक्रेसी, कि पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री रूल ही क्यों रहा है, डेमोक्रेसी एक अच्छे टाइम के लिए मेंटेन क्यों नहीं रह पाती है, तो पहला कारण क्या है, जो आपके मिलिट्री, क्लर्जी, लैंडलॉर्ड्स का सोशल डोमिनेंस। दूसरा कारण क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, यहाँ पे इंडिया का जो है पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट रहता है एंड दिस इज वन ऑफ द कारण जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहता है, दिस इज वन ऑफ द कारण जिसकी वजह से यहाँ पे जो है सारी चीजें रहती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें अगला कारण क्या है, वीक पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, करप्शन और फैक्शनलिज्म भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रगल करता है डेमोक्रेसी से। ऑल्सो यहाँ पे आपको जो है मिलिट्री को जो है एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिट्री ज्यादा चलते हैं। यूएस और बाकी जो वेस्ट के देश है वो यहाँ पे मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से यहाँ पे मिलिट्री को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान से नहीं रख पाएगी, मिलिट्री वाली जो सरकार है वो ज्यादा बेहतर तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर पाएगी। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे डेमोक्रेटिक फसाड जो है, पूरा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है वो क्या होते हैं, नाम के डेमोक्रेटिक होते हैं, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में कभी जो है डेमोक्रेसी नहीं आ पाती है और हमेशा स्ट्रगल जो है हमें देखने को मिलता है। स्ट्रगल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बात समझ आई? वहीं पर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश में अगर आप डेमोक्रेसी देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है,
पार्टीशन की लेगेसी देखने को मिलती है। ठीक है, पार्टीशन की लेगेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश कैसी है, तो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश अगर आप देखोगे, जस्ट गिव मी 1। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश में आपको क्या देखने को मिलता है, पार्टीशन की लेगेसी देखने को मिला है, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश तो बाद में बना था, है ना। वहीं पर यहाँ पे आपको लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, तभी तो यहाँ पे बांग्लादेश मिला। कल्चरल रेजिस्टेंस देखने को मिला, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर को रेजिस्ट करता था। यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की फिर डिमांड स्टार्ट हुई यहाँ पे, और उनके जो लीडर थे जो कि ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, वो थे अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान। फिर 1970 का इलेक्शन हुआ था, तो अवामी लीग की पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, और यहाँ पे जो है फिर क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि यार उनको कैसे डोमिनेंस मिल गई। फिर पॉलिटिकल सप्रेशन स्टार्ट हुआ और मुजीब को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, और मिलिट्री क्रैकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे वॉर एंड इंडिपेंडेंस के जो कीवर्ड्स है कि मतलब बांग्लादेश वॉर हुआ, उसके बाद में बांग्लादेश आजाद हो गया, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला बच्चे, उसके बाद हमें यहाँ पे जिस टाइम पे बांग्लादेश वॉर चल रहा था, उस टाइम पे हमेशा याद रखना है याया खान जो है 1971 के बांग्लादेश वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। हमें उस टाइम पे जीनोसाइड देखने को मिली, मास एट्रोसिटीज देखने को मिली जब वॉर चल रहा था। इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिली, इंडिया ने जो है इनको सपोर्ट भी किया, पॉलिटिकल और प्लस मिलिट्री सपोर्ट दोनों हमने बांग्लादेश को प्रोवाइड किया। अगर आपसे कोई बांग्लादेश के वॉर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये कीवर्ड्स यूज करोगे। ठीक है, तो 1971 का इंडो पाक वॉर जो कहलाता है, उससे बांग्लादेश आजाद होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या पॉलिटिकल पाथ हमें देखने को मिला बांग्लादेश में, सो 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखोगे तो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी यहाँ पे हमें देखने को मिली, है ना। 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश में बना, उन्होंने इन सब चीजों को प्रमोट किया। वन पार्टी रूल था, 1975 में एक्चुअली अमेंडमेंट आई, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ जो शेख मुजीबुर खान थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री से हटकर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद जो असैसिनेशन हो गया मुजीबुर का 1975 में। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आप देखोगे मिलिट्री रूल जो है स्टार्ट हो गया, जियाउर रहमान पहले आए, फिर HM इरशाद आए। उसके बाद जो है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुई बांग्लादेश में, जो कि स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी लीड कर रहे थे, और 1991 में फाइनली डेमोक्रेसी को यहाँ पे रिस्टोर किया गया, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पर रही बात हमारी, आगे चलते हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल क्या है। सो मोनार्की एंड डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे नेपाल की, अगर हम समझे तो नेपाल का अगर आप हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो नेपाल का हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इट वाज एन हिंदू किंगडम। क्या था, इट वाज अ हिंदू किंगडम था वो, है ना। वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिली, ऑल्सो यहाँ पे सरकार किंग्स की डोमिनेंस होती थी, सारी चीजें जो है राजा ही जो है कंट्रोल करता था। ठीक है, वहीं पर अब यहाँ पे डिमांड उठ रही थी कि भैया हमें तो डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए, डिमांड उठी रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की। यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हुए, तो कन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लेन करना हो तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में जरूर बताना, ट्रायंगुलर पावर स्ट्रगल के बारे में जरूर बताना, जो कि किसके बीच में हुआ था, मोनार्किस्ट वर्सेस डेमोक्रेट्स वर्सेस माओइस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर यहाँ पे जो है पार्लियामेंट को फाइनली 2002 में डिसॉल्व कर दिया गया था, लिमिटेड डेमोक्रेसी का एंड देखने को मिला। फिर दोबारा से 2006 में यहाँ पे पीपल्स मूवमेंट देखने को मिला, जन आंदोलन 2, 7 पार्टी अलायंस प्लस माओइस्ट ने मिलकर यहाँ पे जो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो आवाज उठाई, यहाँ पे पार्लियामेंट को रिस्टोर किया गया। 2006 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस करवाने की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिस्टोर करने की बात की गई। फाइनली मोनार्की यहाँ पे 2008 में अबॉलिश की जाती है, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश की जाती है, और 2015 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि इनको जो है थोड़ा इंडिया के इन्वॉल्वमेंट का सस्पिशन रहता था कि इंडिया जो है इसमें इन्वॉल्व है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक मोनार्की रहनी चाहिए या फिर प्रॉपर रिपब्लिक हम बन जाने चाहिए। नेपाल में इस चीज को लेकर भी एक बड़ी डिबेट चली थी, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन इनका 2015 में बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, तो ये रही नेपाल की कहानी। वहीं पर अगर हम श्रीलंका की कहानी देखें तो श्रीलंका में क्या था बच्चे, 1948 में आजादी हो गई थी श्रीलंका की। तो श्रीलंका में आजादी के बाद यहाँ पे
सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर देखने को मिला। सिन्हाला मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स देखने को मिला, वो तमिल्स को मार्जिनलाइज करते थे। यहाँ पे आप देखोगे तब फिर तमिल लोगों ने हथियार उठा लिए, है ना, मिलिटेंट बन गए, इंसर्जेंसी की। एलटीटी की फॉर्मेशन हुई 1983 में, जो कि तमिल इलाम की डिमांड कर रहे थे। सिविल वॉर एंड सेसिशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है, वो कह रहे थे कि भैया हमें अलग कर दो, हमें एक अलग तमिल इलाम बना दो। एलटीटी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले के ऊपर तो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। अब यहाँ पे इंडिया का रोल क्या था बच्चे? तमिल डायोस्पोरा का प्रेशर था, क्योंकि जो लोग इंडिया में ही रहते थे, तमिल में रहते, तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर था कि इंडिया को कह रहे थे कि भैया सॉल्व करो, हम आपके ही लोग हैं, ठीक है। फिर इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ 1987 में। आईपीकेएफ, है ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, जो कि बाद में फेलियर हो गया था और उसको 1989 में विड्रॉ कर लिया गया था। 1987 में भेजा था, फिर 1989 में यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था। यहाँ पे जो है श्रीलंका और इंडिया में इसको बहुत ज्यादा इंटरनली जो क्रिटिसाइज किया गया। वहीं पर आप देखोगे बाद में जो है क्या हुआ, नॉर्वे एंड आइसलैंड ने भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है उन्होंने भी मीडिएट किया था सिविल वॉर में। फाइनली 2009 में एलटीटी को हरा दिया गया था, सिविल वॉर खत्म हो गया था। बट इसी के तहत जब ये सारा क्राइसिस चल रहा था, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है श्रीलंका में कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भैया कम नहीं हुई। इनका जो है एचडीआई काफी ज्यादा हाई रहा और यहाँ पे एक फर्स्ट लिबरलाइज्ड इकोनॉमी साउथ एशिया में देखने को मिली। स्टेबल डेमोक्रेसी रही डिस्पाइट कन्फ्लिक्ट, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कारण क्या इंडो पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के। आप सभी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट पोस्ट पार्टीशन हॉस्टिलिटी की वजह से होता है, कश्मीर इशू की वजह से होता है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्लेम के ऊपर होता है, एलओसी के ऊपर होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर होता है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हमारी लड़ाई चलती है ना। मेजर वॉर्स अगर आप देखोगे तो 1947 1948 का पहला कश्मीर वॉर जिसको हम बोलते हैं, इंडो पाक वॉर भी बोलते हैं इसको, 1965 का इंडो पाक वॉर, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडो पाक वॉर ही कहते हैं। फिर आपको इसके बाद शिमला एग्रीमेंट देखने को मिलता। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेंट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है। ऑल्सो अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर पावर को लेकर भी बहुत लड़ाई चलती है, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस देखने को मिलती है। जैसे 1998 में पोखरान 2 इंडिया ने टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, तो उसी की देखा देखी 1998 में चगाई हिल्स में पाकिस्तान ने भी कराए थे। हम जो है कैसी फॉलो करते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर डिटरेंस की, और हम मेक श्योर करते हैं कि फुल लेवल पर जो है वॉर ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कमी रहे। तो ये जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच के रिश्ते इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। बट फिर भी अगर आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं। जैसे हम भी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट रहती है, टेररिज्म को वो हमारी इंडिया में प्रमोट करते हैं, कश्मीरी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रैटेजी जो है यूज करते हैं। ऑल्सो पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर जो है इल्जाम लगाती है ना, वो भी जो है इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाती है। वहीं पर अगर आप देखोगे और क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स है, वाटर डिस्प्यूट्स भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे इंडस बेसिन को लेकर, फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे मीडिएट किया। ऐसी एक और वाटर बॉडी है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, दैट इज सर क्रीक मैरीटाइम बाउंड्री इशू भी है। करंट रिलेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम शक करते हैं, म्यूचुअल सस्पिशन है, नेगोशिएशंस भी ऑनगोइंग चलते रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे हम कोशिश करते हैं बट फिर भी एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे, कोऑपरेशन करे, तो वो बिल्डिंग मेजर्स भी यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैम क्या क्या कारण है कन्फ्लिक्ट के? रिवर वाटर डिस्प्यूट, गंगा ब्रह्मपुत्र को लेकर, इलीगल माइग्रेशन इशू, ये कीवर्ड है बच्चे, ये याद रखने हैं, ठीक है, सपोर्ट टू इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप कहा जाता है, तो इसकी वजह से भी लड़ाई है ना। ट्रांजिट डिनाइल टू इंडियन ट्रूप्स की, वो जो हमारे इंडियन ट्रूप्स को जो है वहां से बांग्लादेश से गुजरने नहीं देते जब हमें अगर नॉर्थ ईस्ट जाना होता है। नेचुरल गैस एक्सपोर्ट को लेकर डिसएग्रीमेंट है। बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, एनक्लेव्स इशू है, जिसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है भैया खटास रहती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बांग्लादेश का क्या परसेप्शन है, बांग्लादेश को लगता है कि भैया ये हम जो है रीजनल बुली है, ट्रेड इम्बैलेंस कंसर्न रहता है, उनको लगता है कि इंडिया जो है इंटरफेयर करता है उनके मामलों में, बांग्लादेश को ये लगता है। बट फिर भी यार बहुत सारे लेवल पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हमें कोऑपरेशन देखने को मिली है। जैसे हमारी इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव हुआ है, जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बेहतर कोऑपरेशन हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हम कॉपरेट करते हैं। 2015 में एनक्लेव एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था, जिससे जो बाउंड्री इशूज थे वो सॉल्व हो गए थे। शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, तो वो चीज इंडिया और बांग्लादेश में हमें देखने को मिलती है। वहीं पर इंडिया नेपाल में देखोगे तो इंडिया में नेपाल का तो यूनिक रिलेशनशिप है, ओपन बॉर्डर सिस्टम है, वीजा फ्री मूवमेंट है, स्पेशल ट्रीटी है उन दोनों के बीच में कि भैया कोई भी इंसान जो है बिना वीजा के भी यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है और वर्क कर सकता है, ठीक है। बट फ्रिक्शन के पॉइंट्स क्या, लड़ाई की होती है, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाते हैं। नेपाल और चाइना के जो रिलेशन है उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में दिक्कत आ जाती है।
माओइस्ट इंसर्जेंसी की वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आती है। इंडिया नेपाल को ये लगता है कि इंडिया उनके साथ इंडिया उनके मामले में इंटरफेयर करता है। कभी कभी हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी इंडिया नेपाल के बीच में हो जाती है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लेवल पर यहाँ पे आपको इंडिया जो है नेपाल के बीच में हेल्प भी करता है। जैसे डेमोक्रेसी बनाने में इंडिया ने नेपाल की हेल्प करी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन भी करता है, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी इंडिया जो है नेपाल के साथ करता है, वो चीज देखने को मिलती है। ऑल्सो इंडिया एंड श्रीलंका, अगर आप देखोगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे सिन्हालास वर्सेस तमिल, क्योंकि तमिल तो इंडिया से थे, तमिल इलाम मूवमेंट देखने को मिली है ना, एलटीटी इंसर्जेंसी। इंडिया का रोल क्या रहा, उन्होंने जो श्रीलंकन तमिल्स को मोरल सपोर्ट दिया, 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड भी किया, आईपीकेएफ भी भेजा कि यार चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना यहाँ पे। बट आईपीकेएफ फेल हो गई, तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि भैया अब हम जो है मामले में नहीं घुसेंगे, हम डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिश्ते देखने को मिले। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है बायलैटरल कोऑपरेशन है, फ्री ट्रेड एरिया है, पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन एड जो है इंडिया प्रोवाइड करती है श्रीलंका को। पीपल टू पीपल के टाइज भी बहुत अच्छे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वहीं पर अगर आप इंडिया और भूटान देखोगे तो बच्चे स्टेबल रिलेशन है इंडिया भूटान के बीच में, है ना। मिलिटेंट्स के अगेन दोनों मिलकर काम करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पार्टनरशिप भी है, ठीक है। इंडिया जो उनका लार्जेस्ट डेवलपमेंट एड पार्टनर भी है और हिमालयन नेबर भी है, अच्छा स्ट्रैटेजिक हिमालयन नेबर। इंडिया भूटान के रिलेशन जो वार्म एंड कोर्डियल है, जैसे कि मालदीव्स के साथ है ना। 1988 में हमने जो उनको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, जिसको ऑपरेशन कैक्टस भी बोलते हैं। हम उनको इकोनॉमिक, टूरिज्म और फिशरी सेक्टर में भी सपोर्ट करते हैं। इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर भी है मालदीव्स का, मतलब इंडिया मालदीव्स का। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम पीस एंड कोऑपरेशन अब कैसे मेंटेन करें साउथ एशिया में, तो बच्चे यहाँ पे सार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सार्क 1985 में फाउंड हुआ था। इसका काम क्या, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के मल्टीलेटरल लेवल पर जो है सारी कंट्रीज को साथ में रखकर जो है काम करता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है ये सार्क, है ना। यहाँ पे जो है बातों के थ्रू कोऑपरेशन बनाए रखने की बात की जाती है। बट हाँ, सार्क को जो है सक्सेस इतनी नहीं मिली, लिमिटेड सक्सेस मिली है। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ये जो है इतना कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते, इसलिए जो है सार्क इतना कामयाब नहीं रह पाया, ठीक है। तो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एफर्ट्स यहाँ पे चलते रहते सार्क में। वहीं पर सार्क के अंदर ही आपको साफ्ता एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है, जो कि 2004 में हुआ था, 1 जनवरी 2006 से इंप्लीमेंट किया गया था। साफ्ता में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, फ्री ट्रेड जोन, टैरिफ बैरियर्स को लो किया गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया गया, ट्रेड लिबरलाइज किया गया, मार्केट को एसेस कंसर्न्स के, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है यहाँ पे बढ़ी। तो ये सारी चीजें जो है किसकी वजह से हुई, साफ्ता की वजह से। ये पॉइंट्स अगर आपको कोई साफ्ता के बारे में पूछेगा तो आपको ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है बच्चे। ये कीवर्ड्स आप साफ्ता में लिखोगे, सार्क में भी पूछोगे तो सार्क के अंदर भी आप साफ्ता के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें बच्चे कि मैम यहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स का क्या रोल रहा है इस साउथ एशिया वाले रीजन में, तो बच्चे आपको पता है चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सीनो इंडिया, पहले जो है सीनो इंडिया के रिलेशंस को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि चलो यार जो रिश्ता हमारा खराब था उसको नॉर्मल करते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, है ना। वहीं पर हाई वॉल्यूम बायलैटरल ट्रेड जो है चाइना इस रीजन के साथ करता है। चाइना पाकिस्तान का अलायंस जो है थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करता है। बॉर्डर इश्यूज और ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा इंडिया और चाइना के रिश्तों में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो है उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ता जा रहा है साउथ एशिया वाले रीजन में। ऑल्सो यूएस भी साउथ एशिया वाले रीजन में बहुत इंटरफेयर करता है। कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे यूएस की एंगेजमेंट बढ़ गई थी इस वाले रीजन में। रीजनल मीडिएटर का रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ इसका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ना, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करता है और यहाँ पे बोलता है कि सब कैपिटलाइज हो, लिबरलाइजेशन को पुश करता है। साउथ एशियन डायस्पोरा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, है ना। साउथ एशिया के बहुत सारे लोग जो है यूएस में हैं, तो ऑब्वियसली बात है यूएस जो थोड़ा साउथ एशिया में इंटरेस्टेड रहता है। यूएस का स्टेक है इस रीजनल सिक्योरिटी में, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है कि यूएस का क्या रोल है। रोल जो है एक्सटर्नल पावर है, तो साउथ एशिया में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो बच्चे अगर आप सब लोग जो है डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो तो यार हमारे बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है, आप उन बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। और जब भी प्लीज आप बैच लो तो आप ये कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो वहाँ पे कोड लगाने का ऑप्शन होता है, आप यूज करिएगा कोड आशी40, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कौन से बैचेस आपके लिए बेस्ट है तो आप यहाँ पे मेल करके मुझसे पूछ सकते हो, ashi.sharma@247.com। ऑल्सो ये PDF और गाइडेंस आपको मिलेगी मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर यार इसको फॉलो कर लो, ठीक है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल जहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है।
ऑल्सो बच्चे, आप हमारे जो है अगर आपको बैचेस चेकआउट करने हैं तो आप हमारे करियर्स अड्डा की ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। करियर्स अड्डा पे जाओगे, वहाँ पे आपको CUET दिखाई देगा। CUET आर्ट्स पे जाओगे तो CUET आर्ट्स पे जो आपका बैच है, जो एम्बिशन रीलोडेड बैच आया है, ये तो न्यू है तो ये थोड़ा महंगा है, तो आप थोड़ा सा पुराना बैच भी ले सकते हो अगर आपकी बजट की प्रॉब्लम है। जैसे ये लक्ष्य बैच है, ये सिर्फ आपके CUET का नहीं है बच्चे, ये सिर्फ आपके क्लास 12th का है, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो बच्चे। इसमें आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बैच है ये। इस पे अगर आप कोड लगाओगे, यहाँ पे लगा लेना, अरे एक मिनट, यहाँ पे लगा लेना ASHI40। जैसे आपने लगाया तो बच्चे आप देखोगे यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो गया, तो आपको ये 3883 का मिल रहा है। तो फटाफट जो उसको चेकआउट करो, बिकॉज हम डिटेल में सारी चीजें हमारे बैचेस में पढ़ते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी कीवर्ड वाली क्लास, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।